भारत में चुनाव होते कैसे हैं? इतनी बड़ी प्रक्रिया को आखिर कौन चलाता है? आज हम भारत के चुनाव आयोग यानी ईसीआई की दुनिया में बहुत गहराई से उतरने वाले हैं। ये पूरा विश्लेषण खास तौर पर यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करने वालों के लिए है, जिसमें हम हर उस जरूरी तथ्य को समझेंगे जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। हमारा आज का सफर इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम ईसीआई की एकदम बुनियाद से शुरू करेंगे, इसकी शक्तियों को समझेंगे और आखिर में उन सभी जरूरी तथ्यों पर नजर डालेंगे जो सीधे सीधे परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। भाई, चुनाव आयोग को अपनी ताकत मिलती कहाँ से है? इसकी नींव क्या है और इसकी बनावट कैसी है? ये समझना परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि ईसीआई एक संवैधानिक निकाय है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि इसकी शक्ति किसी आम कानून से नहीं आती, बल्कि सीधे भारत के संविधान से यानी आर्टिकल 324 से आती है। और यही एक चीज है जो इसे इतना स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाती है। प्रीलिम्स में ये सवाल बिल्कुल आ सकता है कि ईसीआई एक संवैधानिक निकाय है या वैधानिक। ये भी एक दिलचस्प बात है कि ईसीआई की संरचना हमेशा से ऐसी नहीं थी जैसी आज है। जैसा कि हम इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, 1950 में जब ये शुरू हुआ तो इसमें सिर्फ एक ही सदस्य थे। फिर 1989 में इसे 3 सदस्य बनाया गया, 1990 में फिर से 1 सदस्य कर दिया गया और आखिर में 1993 से ये स्थायी रूप से 3 सदस्यीय निकाय बन गया, जो आज तक कायम है। ये तारीखें याद रखना परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो आज की संरचना बिल्कुल साफ है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त। लेकिन यहाँ जो सबसे जरूरी तथ्य है जिस पे ध्यान देना है वो ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी के पास कोई वीटो पावर नहीं है। तीनों सदस्यों की शक्तियां बराबर हैं और सारे के सारे फैसले बहुमत से लिए जाते हैं। ये एक क्लासिक प्रीलिम स्टेटमेंट है जहां पूछा जा सकता है कि सीईसी के पास अन्य आयुक्तों पर अधिभावी शक्ति होती है, जो कि बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो हमने ईसीआई की बनावट को समझ लिया। अब सवाल ये उठता है कि इन आयुक्तों को नियुक्त कौन करता है? ये कितने समय तक अपने पद पर रहते हैं और सबसे जरूरी, इन्हें हटाया कैसे जा सकता है? ये वो एरिया है जहां से प्रीलिम्स में अक्सर सवाल बनते ही बनते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण हालिया बदलाव हुआ है, इस पर ध्यान दीजिए। पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई होने चाहिए, ताकि एक संतुलन बना रहे। लेकिन 2023 में संसद ने जो नया कानून बनाया उसमें सीजेआई की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया गया है। ये बदलाव परीक्षा के नजरिए से बेहद जरूरी। अब कार्यकाल की शर्तें सीधी लगती हैं, 6 साल का कार्यकाल या 65 साल की उम्र तक। लेकिन यहीं पर एक छोटा सा पेंच है, जो भी पहले हो वाली शर्त। मान लीजिए कोई आयुक्त 62 साल की उम्र में नियुक्त होता है, तो वो पूरे 6 साल काम नहीं करेगा, बल्कि 65 साल का होते ही उसे रिटायर होना पड़ेगा। परीक्षा में अक्सर यहीं पर फंसाने की कोशिश की जाती है। अब आते हैं हटाने की प्रक्रिया पर, और यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीसी को हटाना उतना ही मुश्किल है जितना सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना, जिसके लिए संसद में महाभियोग जैसी जटिल प्रक्रिया की जरूरत होती है। लेकिन बाकी 2 चुनाव आयुक्तों को सिर्फ सीसी की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। इसका साफ मतलब है कि सीसी का पद कहीं ज्यादा सुरक्षित है। तो हमने ईसीआई को संरचना और नियुक्ति को तो देख लिया, पर सवाल ये है कि ईसीआई असल में करता क्या है, इसकी शक्तियां क्या हैं और ये आदर्श आचार संहिता या एमसीसी क्या चीज़ है जो चुनाव आते ही चर्चा में आ जाती है। चलिए अब इसे समझते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि ईसीआई आखिर कौन कौन से चुनाव कराता है। तो ये है संसद के चुनाव, राज्य विधानसभाओं के चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव। यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि पंचायत और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों के चुनाव ईसीआई नहीं कराता, वो संबंधित राज्य चुनाव आयोग कराते हैं। ये एक बहुत ही सामान्य कंफ्यूजन वाला एरिया है, इसे याद रखें। आदर्श आचार संहिता यानी एमसीसी अक्सर खबरों में रहती है, तो इसके बारे में सबसे जरूरी बात यह है कि इसका कोई कानूनी या वैधानिक आधार नहीं है। ये कोई संसद का बनाया कानून नहीं है। तो फिर ये इतनी प्रभावी कैसे है?
क्योंकि ईसीआई इसे लागू करने के लिए आर्टिकल 324 से मिली अपनी विशाल संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करता है। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ईसीआई के पास संवैधानिक शक्तियां तो हैं, लेकिन चुनावों के जो बारीक नियम कानून हैं वो कहाँ लिखे हैं? यहीं पर आता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। असल में यही वो कानून है जो ये बताता है कि कौन चुनाव लड़ सकता है और किसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। आरपीए 1951 की धारा 8 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये अयोग्यता की एकदम सटीक शर्तें बताती है। ध्यान दीजिए, सजा 2 साल से अधिक होनी चाहिए, ठीक 2 साल नहीं। और 6 साल की जो अयोग्यता की अवधि है वो सजा सुनाने की तारीख से नहीं बल्कि जेल की सजा खत्म होने के बाद शुरू होती है। ये छोटे छोटे विवरण ही प्रीलिम्स में सारा फर्क पैदा कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ है। क्या ये अयोग्यता की अवधि पत्थर की लकीर है? नहीं, आरपीए 1951 चुनाव आयोग को एक विशेष शक्ति भी देता है। ईसीआई अगर चाहे तो किसी व्यक्ति की अयोग्यता की इस अवधि को कम कर सकता है या फिर पूरी तरह से हटा भी सकता है। ये एक महत्वपूर्ण अपवाद है जिसे याद रखना जरूरी है। अब जाहिर है समय के साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया बदलती है और चुनौतियां भी नई नई आती हैं। आजकल एआई से बने वीडियो और पेड न्यूज़ जैसी चीजें चुनावी ईमानदारी के लिए एक बड़ा खतरा बन गई हैं। तो चलिए देखते हैं कि ईसीआई इन आधुनिक चुनौतियों से कैसे निपट रहा है। जैसा कि हम ईसीआई के इस आधिकारिक एडवाइजरी में देख सकते हैं, आयोग एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाली चुनौतियों को लेकर बहुत गंभीर है। वो अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करके इन मुद्दों से निपटने के लिए लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहा है। ईसीआई की इस सलाह से ये 3 प्रमुख निर्देश सामने आते हैं। पहला, एआई से बने कंटेंट पर साफ साफ लेबल लगाना होगा। दूसरा, उसे किसने बनाया ये भी बताना होगा। और सबसे जरूरी, अगर कोई नियम तोड़ने वाली सामग्री है तो उसे 3 घंटे के अंदर अंदर हटाना होगा। ये 3 घंटे की समय सीमा एक संभावित एमसीक्यू बन सकती है। पेड न्यूज़ एक और बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखिए, इसे भ्रष्ट आचरण यानी करप्ट प्रैक्टिस के रूप में वर्गीकरण करने की जो विधि आयोग की सिफारिश है वो बहुत गंभीर है। अगर ये लागू हो जाता है तो पेड न्यूज़ में शामिल पाए जाने पर किसी उम्मीदवार का चुनाव भी रद्द किया जा सकता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परीक्षा के नजरिए से तेजी से दोहराते हैं। ये हमारा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण खंड है जो उन तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा जहां अक्सर गलती होने की संभावना रहती है। ये एक बड़ा कंफ्यूजन एरिया है, तो इसे फिर से साफ करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल और केवल संसद महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटा सकती है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति हटाते हैं, लेकिन केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर। ये अंतर बिल्कुल साफ होना चाहिए। और ये रहा एक और क्लासिक ट्रैप। आरपीए के तहत जो 6 साल की अयोग्यता की अवधि है वो शुरू कब होती है? हमेशा याद रखें, ये जेल की सजा पूरी होने के बाद शुरू होती है, न कि जिस दिन सजा सुनाई गई उस दिन से। इस छोटे से विवरण पर जरूर ध्यान दें। चलिए, अब अंतिम मिनट की याददाश्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण संख्याओं और शर्तों को तेजी से दोहराते हैं। ईसीआई में 3 सदस्य, कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र जो भी पहले हो, अयोग्यता के लिए जेल की सजा 2 साल से ज्यादा, अयोग्यता की अवधि सजा के 6 साल बाद तक, एआई कंटेंट हटाने का समय 3 घंटे। और एक बोनस फैक्ट, 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। और हम इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। संसदीय अधिकार और ईसीआई जैसी एक स्वतंत्र संस्था की स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए? ये एक गहरा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र के मूल से जुड़ा है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।